हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 30 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे, तो इससे पहले दोस्तों अपने 28 और 29 दिसंबर दोनों की दो शिफ्ट थी, वो कर ली है अपने। इसके पहले ये भी आप लगा सकते हो। और इससे पहले दोस्तों अपने एएलपी के बारे में पढ़ लिया है, सीबीटी 1 के पेपर कर लिए सारे 2018 के, सीबीटी 2 के भी कर लिए हैं, ठीक है। और अब अपने एनटीपीसी के चल रहे हैं। उसके बाद अपने और देख लेंगे, जो भी आप बोलोगे वो कर लेंगे। तो इन सभी पेपर को नहीं लगाया आपने टेस्टों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग इनकी। इसके अलावा एनटीपीसी की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इसको ज्वाइन कर लो। और इसमें जो भी चीज आपको चाहिए आपको इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संख्या 0.232323 को प्रीमियर संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों देखो, जब भी किसी संख्या रिपीट होती है, देखो इसमें 2323 रिपीट हो रहा है, आप इसको 0.23 पर बार लिख सकते हो। इसको देखो प्रीमियर संख्या मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, जिस पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसको लिख दिया। जितनी संख्याओं पर बार है, कितनी पर है? दो संख्याएं रिपीट हो रही है, तो 2 बार 9 लगा दो नीचे, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता हो। दोस्तों देखो, ये एल, बी और एच मान सकते हो इसको, है ना। एक कमरे की तीनों विमाएं दे दी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको पूछे सबसे लंबे खंबे की ऊंचाई, इसका मतलब आपको विकिरण पूछे है। तो विकिरण की लंबाई क्या होती है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल होता है। ये आ जाएगी दोस्तों इसके सबसे लंबे खंबे की लंबाई, कमरे में जो रख सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 कर दो। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर 225, ऐड ही तो करना है, कर लो। 10 का स्क्वायर 100, 900, 1100, 1225 बनेगा। 1225 का अंडर रूट करो, कितना आएगा? 35। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन कितना है? 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करो। दोस्तों जब भी आपको विचरण गुणांक का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन होता है दोस्तों मीन, और इनटू में 100 कर दो, इसको परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में दिया ना, इस प्रकार। अब देखो इसको ऐसे याद रखा करो, सीवी बराबर होता है एसडीएम। एसडीएम पढ़ा है ना, एसडीएम बनते हैं वो, एसडी अपॉन एम मतलब मीन। इस प्रकार इसको याद रखोगे। एसडी कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन 5, मीन माध्य कितना है? 40 है, इनटू में 100%। अब देखो 5 एकम 5, 5 8 40, 8 से इसको काटोगे 1/8, वैसे भी पता है आपको 12.5% होता है। नेक्स्ट, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या के बीच में अंतर। दोस्तों यहाँ पे देखो ये 150 है, ये कितना है? 100, 250 हो गया, और ये कितना है? 250, 500 हो गया। तो पहले 3 सालों में टोटल कितना हो गया? 500। इनका अंतर पूछा ना दूसरे का। अंतिम 3 साल ये रहा, 1 2 3, ये लास्ट के 3 साल है, इनका अंतर पूछा है। तो कितना हो जाएगा? ये 100 और ये कितना है? 300, 400 हो गया। 400 300 700 हो गया, ठीक है। इनका अंतर कितना आएगा? 200, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, परशोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? दोस्तों यहाँ पे दोनों खड़ी है, एक इधर जा रही है और एक यहाँ से इधर गई। अब देखो ये मान लो 30 की स्पीड से गई है इस साइड में, और ये कितने की? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई है इधर। अब देखो सेम टाइम पे चली है, तो 2.5 घंटे बाद, इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच की दूरी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी आएगी? रिलेटिव स्पीड। मतलब है दो विपरीत दिशाओं में जाती है तो स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। इसका मतलब 30 और ये 3, 33.5 हो जाएगी, है ना। 33.5 की स्पीड है और कितना घंटे हैं? 2.5 घंटे हैं, 2.5। इसको गुणा कर दो, स्पीड इंटू टाइम, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की दूरी। तो ये कितना आएगा? 25 5 125, 12 25 3 75 और 12 87, 8 25 3 75, 75 और 8 कितने हो गए? 83।
तो 83.75 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों इसका। यहाँ पे डेसिमल एक अंक के बाद कट जाएगा। अब इसका रूट ही तो करना है। ऊपर कितना आएगा? 19 आएगा। ये किसका होता है? 32 का। यही होता है क्या? 19/32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों फॉर्मल लर्नर्स और औपचारिक अनौपचारिक हो गया इनफॉर्मल निरक्षर इलिटरेट हो गई की संख्या को दर्शाया गया है। देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल और इलिटरेट के बीच का रेशियो देखो दोस्तों। देखो, ये है फॉर्मल, ये इनफॉर्मल और ये इलिटरेट। इनका एडिशन बॉयज और गर्ल्स टोटल देखो कितना आएगा? 9 और 2 11, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल का। फिर इनफॉर्मल का और फिर इलिटरेट का। इनका रेशियो पूछा है आपको। इनको ऐड करो, 5 और 8 13, 6 और 7 13 और 1 14, तो ये 143 हो गया। इसी प्रकार इनको ऐड करो, 9 और 3 12, 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो 300 कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसको काटना है, कट रहा है क्या? 13 से देखो, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 2 26 और 13 चौके 52, तो 7 11 13 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए रेखा चित्र में यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री, कोण ABC बराबर 50 डिग्री और कोण CDE बराबर 25 डिग्री, तो कोण AED किसके बराबर होगा? दोस्तों देखो, आपको डायग्राम कम दिख रहा होगा, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं पहले। देखिए दोस्तों, आपको ये जो डायग्राम है इसको मैंने बड़ा करके बना दिया। देखो क्या है इसमें, कोण ABE ये 50, ये 30, ये E आपको निकालना है, AED ये कोण निकालना है आपको। देखो, सबसे पहले आप इसमें क्या लगाओगे? जब भी ट्राइंगल होता है, इसके दो कोण दिए हुए देखो 50 और 30, इसका इस ट्राइंगल का बाह्य कोण देखो, इस रेखा को आगे बढ़ाया है तो ये कोण बनेगा बाह्य कोण इसका, है ना, एक्सटर्नल एंगल। तो 50 और 30 80 के इक्वल होता है एक्सटर्नल। इंटरनल अपोजिट होते हैं ना, इसका इंटरनल कोण है ये बड़ा, है ना। इसके अपोजिट दो कोण है, दोनों कोणों के योग के बराबर होता है इसका एक्सटर्नल एंगल। अब देखो, इसमें आपने 80 निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल में देखो CED में ये दो कोण है, इस रेखा को आपने आगे बढ़ाया है तो ये कोण बन गया इसका बाह्य कोण। अब देखो, इस कोण, ये अंदर वाला कोण है, इसके दो अपोजिट कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ये बाहर वाला कोण, है ना, एक्सटर्नल एंगल। 80 और 20 100 और 105, तो इसका मतलब ये आ गया 105 डिग्री। नेक्स्ट, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। देखो 8545500 और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 होगी। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए? देखो परसेंटेज में पूछा है, 16,900 हो गए। 00 से 00 कट गया और ये कितने का है? 13 का स्क्वायर 169, मतलब 13 का डिवाइड देखो इसमें जा रहा है कि 13 जाएगा, 13 6 78 और 13 5 65, 13 एकम 13, 13 5 65। अब देखो 5 से कितनी होगी? 1 होगी, मतलब 4 की कमी होगी। कितने पर? 5 से। 4/5 वैसे भी पता है आपको, नहीं तो 100 से गुणा करके इसको परसेंटेज में निकाल लो, कितना आ जाएगा? 80% की क्या आ गई? कमी आ गई। नेक्स्ट, दी गई आकृति में x की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करोगे, x कहाँ है? ये रहा, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसमें आपको देखो एक सरल रेखा पर कोण आपने इस प्रकार बनाया, ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? इधर वाला पूरा 180 होता है तो ये 100 बच गया। इसी प्रकार देखो, इस पर ये 80 डिग्री कोण है तो ये कितना होगा? ये होगा दोस्तों 100 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहां से देख लो, ये एक सरल रेखा है ना। इस पर ये बाहर वाला कोण 65 है तो अंदर वाला कितना हो गया? 180 में से ये 65 माइनस करो, 5 7 में से 6 गया 1 और ये 1, इसका मतलब 115 डिग्री आ गया। और ये कोण कितना है? ये तो आपको दिया ही हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। ये कोण आपके पास कितना आएगा? देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो n भुजाओं वाला कोई भी पंचभुज बन गया तो समबाहुभुज होता है, उसके आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 इंटू में 180, आंतरिक कोणों का योग। तो बताओ n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का गुणा करो 180 से, मतलब 540 डिग्री आएगा। अब देखो 1 2 3 4 कोण तो आपके पास है, इनको जोड़ लो और इस 540 में से घटा दो तो आपके पास ये कोण आ जाएगा। देखो 115 और 115 230, 100 330, 330 में ये 90 जोड़ोगे तो क्या हो गया? 330 और 90 कितना हो गया? 420 हो गया। तो 420 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों? ये दो, ये आ गया दोस्तों 120 डिग्री। ये 120 डिग्री आ गया। अब देखो ये एक सरल रेखा है, इधर नीचे जा रही है, ये अंदर वाला 120 है तो ये बाहर वाला कितना हो गया? 180 बनता है टोटल, तो ये 60 डिग्री रह जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक वस्तु को 138 में बेचने पर 8% की हानि, 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने धनराशि में बेचा जाना चाहिए। देखो 8% हानि का मतलब 92% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 138 में बेचा है। 4% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 100 की चीज को 104 में बेचोगे, क्योंकि आपने 100% को ही सीपी माना है, तभी तो इसमें से इसका 8% हानि हुई है, मतलब आपने 92% में बेचा है। इसी पर 4% का लाभ कमाना है तो 104 में बेचोगे। अब देखो 138 डिवाइड बाई 92 इंटू में 104 आ गया। अब देखो 23 चौके 92, 23 छिके 138, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 26, 26 छिके 156, आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल कितना है, a प्लस बी हो गया, मान लो कितना दोस्तों 20 हो गया। और दो संख्याओं का अंतर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना 2.5। देखो आपको बताया हुआ है इस प्रकार का जो भी हो तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, इनका रेशियो निकालना है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इनको ऐड करोगे तो ये b भी कट गया, 2a आएगा, है ना, बताया हुआ है ना। a की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट किया करो, क्या a पहले वाले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, तो a की वैल्यू आएगी 20 और 2 22.5 डिवाइड बाई 2 आएगी। और b की वैल्यू इनका अंतर कर दो, 20 में से ये 2.5 माइनस करो, कितना आ गया 17.5, 17.5 और डिवाइड बाई करना है 2 से, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो निकालना है, तो a का मान आया 22.5 डिवाइड बाई 2, इसी प्रकार इसका आया 17.5 डिवाइड बाई 2। रेशियो में ये दोनों कट जाएंगे, ये डेसिमल से डेसिमल गया, 25 में 225, 25 साथे 175, 9 रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। दूसरी बात दोस्तों देखो a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे मान लो a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 20, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2.5 है। अब यहां से आप रेशियो बना लो ना, इसको कितना ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200, इसका मतलब इनका रेशियो बनाओगे तो ये हो गया 8:1 है। लेकिन ये रेशियो किसका है, ये a प्लस बी की वैल्यू है 8 और ये किसकी वैल्यू है a माइनस बी की वैल्यू है ना, बात समझ आ गई ना। वही चीज बनेगी यहाँ पर भी, देखो एक बार इनको जोड़ के 2 का भाग दो तो 9/2 आएगा, है ना। यहाँ पे एक बार इनका घटा के भाग दो 2 का तो ये 7/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 9:7 आ जाएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 8 है, इसकी समान भुजाओं में से एक 5 है, आधार से इसकी सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। देखो एक ट्राइंगल है दोस्तों, इसमें आपको दिया इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी मान लो इसको, एक भुजा 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, दोनों बराबर है। दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे दोस्तों, थीटा थीटा बराबर होंगे समान भुजाओं के। आपको पूछे इसकी ऊंचाई बताओ, क्या पूछे दोस्तों ऊंचाई, इसका मतलब ये पार्ट 4 हो जाएगा, ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों। ये सामने वाली भुजा को क्या करेगा, बराबर भागों में डिवाइड करेगा, लंब डालोगे तो ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो ये 4 है ये 5 है तो ये कितनी होगी 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया ना, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज बन गया, इसका मतलब ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात में है, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 है, बताओ तीनों में जिंक कौन सा है, ये रहा बीच वाला जिंक बीच में है, तो बीच में कितने की वैल्यू 6 की वैल्यू कितनी है 90, मतलब 15 गुना हो गया। आपको पूछा है कुल 13 और 6 19, 19 और 1 20, तो बताओ टोटल आ गया 20, तो 20 भी क्या होगा 15 गुना इसका कर दो, कितना आ जाएगा 300, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा, पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि, लाभ या हानि का कुल परसेंटेज। दोस्तों एक तो इसका तरीका है, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो, जिसको 10% लाभ 10% हानि हो, है ना, प्लस 10% है और एक माइनस 10%, मतलब ये लाभ मान लो प्लस वाला, ये हानि मान लो, तो इसको ओवरऑल निकालने के लिए आप क्या किया करो, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दिया करो, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब लॉस होगा, तो इसको काटोगे तो ये -1% इसका क्या आ जाएगा लॉस, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका भी समझो, देखो इसने बोला है कि प्रत्येक 990 में बेचा, इसका मतलब है दो वस्तु है, दोनों को 990 रुपए में बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया समान हो गया। एक पर बोला है आपको 10% हानि प्लस लाभ, एक पर बोला है 10% क्या हो गया हानि, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 10/100, मतलब 1/10। इसके लिए लगाओगे तो 1/10, यहाँ पे ये 1 प्लस हुआ है, मतलब 10 रुपए पर 1 लाभ हुआ है, मतलब 10 रुपए क्या है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 11 रुपए, ये सीपी हो गया।
इसी प्रकार इसमें लगाओगे तो ये -1/10 लिखोगे, है ना, क्योंकि -10/100 करोगे, इसको काटोगे तो ये -1/10 आएगा। मतलब 10 रुपए अगर आपका क्रय मूल्य है तो 1 रुपए की हानि हुई है तो 9 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा विक्रय मूल्य तो सेम है दोस्तों, आप इसको सेम बनाओ, तो विक्रय मूल्य को सेम बना दो, इसको 9 से गुणा कर दो, इस वाले 9 से यहाँ गुणा कर दो, इस वाले 11 का यहाँ गुणा कर दो। इसका मतलब क्या होगा, ये 9 पूरे रेशियो में गुणा होगा तो 9 दाए 90 और 9 से इसको गुणा किया तो 99, 11 को इससे किया तो 110 और 11 को इससे किया तो 99। अब देखो विक्रय मूल्य पहले भी 99 था, अब भी 99 है, इस चीज का तो यूज ही नहीं करना। अब देखो टोटल पहली वस्तु होगी, दूसरी वस्तु होगी, टोटल बताओ कितना हो गया क्रय मूल्य 200 रुपए, यहाँ कितना हो गया 198 हो गया। अब देखो 2 रुपए की हानि हुई है किस पर, 200 पर, 100 पर बताओ कितनी होगी 100%, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 1 रुपए 1% की क्या हुई है हानि। देखो 200 से 198 में बेच रहे हो तो 2 की हानि हुई है, इसलिए 1% लॉस आ गया। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है पूरा दोस्तों, जब बड़े सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये दोस्तों क्या है, देखो जब भी आपके पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, माइनस इक्वल टू लिख लो 3abc, कब होगा, जब ये कंडीशन जब दोस्तों आपके पास होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो 0 हो, तब ये कंडीशन लागू होती है। मतलब a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर होगा 3abc के। यही कंडीशन इसमें लगा दो आप। देखो इसको मानो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसने पूछा इसके बराबर क्या आएगा, पहले आप इनको जोड़ो, क्या हो गया x माइनस वाई, ये a मान लो, प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। बताओ इनको ऐड किया आपने a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी को, बताओ कितना आ रहा है, x से x, y से y, z से z, कितना आ रहा है 0, इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब 3abc के इक्वल होगा इसकी वैल्यू। तो 3abc कितना होगा, देखो a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये है, तो यहाँ पर लिख दो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखो आ गया ये 3 नंबर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल a, b और c है तो आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो फलक होता है, उसमें क्या होते हैं 3 आसन फलक दे दिए जो भी है आपको, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो पहले फलक का a क्षेत्रफल दे दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे का b, तीसरे का c दे दिया। अब देखो इनको गुणा करो आप, यहाँ से l और l l स्क्वायर बनेगा, h और h h स्क्वायर बनेगा, b और b b स्क्वायर बनेगा और बराबर में a b c हो गया। आयतन ज्ञात करना है तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, इसका घनाभ का। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब ये तो क्या बन गया l b और h, आपको तो ये चाहिए आयतन। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर था, इसके बराबर a b c है, बराबर में l b h चाहिए तो l b h को गुणा करो, बराबर में क्या कर दो a b c का अंडर रूट कर दो। इसी चीज को लिखने का तरीका ये होता है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्षों में 1700। दोस्तों कोई धन है p, ये 2 साल में कितनी हो रही है 2 ईयर में 1600, और ये 3 साल में कितनी हो रही है 1700 रुपये। मतलब यहां से 3 साल में, इसका मतलब यहां से कितने साल हुए, एक ही साल हुआ। और आपको पता है हर 1 साल बाद में अपने वार्षिक गणना करनी है, इसका मतलब है आपका ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाती है। इसी प्रकार अगर अगले 1 साल के लिए बात करोगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, आगे वाली जो भी चीज आएगी वो अमाउंट हो जाएगी, मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ से 1600 से 1700 रुपये हुई है, मतलब है 00 से 00, 16 से 17 हुई है, मतलब 1 रुपये लाभ है, इसका ब्याज मिला है किस पर 16 पर, गुना में 100 में से कितना मिलेगा, देखो इसको काटो 6.25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दर आ गई इसकी। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रिंसिपल पूछे तो बताओ कितना आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना CI आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद कितनी आएगी 37, फिर 41, फिर 43, 47, फिर कितनी आएगी 53। जोड़ लो इनको, कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर आ गया 16। नेक्स्ट,
दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होता। दोस्तों देखो, इसने क्या किया है, इसने 23 लाख रुपए जमा करवाए, 23 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 23 लाख रुपए होगी। ये कहता है कि मैंने बैंक कौन से पार्ट में 1 से 5 की अवधि में बैंक ए और बी दिया हुआ है, और किसमें दिया हुआ है, वर्ष 3, इसके अंदर ये रहा वर्ष 3, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें बताओ इसको ये 8.5% दे रहा था ए में, ये पहले वाला देखो नीले वाला ए का ये दिया हुआ, और ये लाल वाला बी का। ये कहता है कि मैंने ए में दे रखा है, लेकिन ये अगर मैं बी में दिया होता, मतलब इसमें लाल वाले में, देखो ये 8.5% ब्याज दे रहा है, ये कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है, मतलब 1.5% ज्यादा दे रहा है, 1.5 ही होगा क्या, है ना। अब देखो ये कितना लाभ होता तो ये ज्यादा मिलता है इसका, तो इसका 1.5% इसका निकाल दो, पॉइंट हटाया नीचे 0 आएगी, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये 1000 आ गया, ये 3 0 इससे काट दो, 15 3 45, 4 और 15 2 30 और 4 34, तो ये आ गया दोस्तों कितना, 34,500 रुपए इसको एक्स्ट्रा और मिलते। नेक्स्ट, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं, 20 30 60 दिनों में। अविनाश है, भुवनेश है और चमन है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया, 60, 20 दिया, 30 दुआ, 60 एकम 60। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। दोस्तों अच्छा सवाल है। देखो ये कहता है कि पहले दिन कौन करता है, अविनाश को काम करते हैं, अविनाश काम करता है ए, पहले दिन ए करता है, कितना काम करेगा, 3। इसी प्रकार दूसरे दिन फिर कौन करेगा, ए ही काम करेगा, कितना काम करेगा, 3, अविनाश करेगा। ये कहते हैं हर तीसरे दिन अविनाश के साथ ये दोनों और आ जाते हैं, भुवनेश और चमन भी आ जाते हैं। तो बताओ कितना काम होगा तीसरे दिन, 3 और 2 5 और 1 6। इसी प्रकार अगले दिन फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये तीनों आ जाएंगे, फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये एक प्रोसेस बन जाता है। देखो 6 और 3 9 और 3 12, इसका मतलब 3 दिन हो गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ दोस्तों, 12। आपको कितना करना है, 60। ये कितना मल्टीपल हो रहा है, कितने से गुणा करें कि 60 आ जाए, 5 से, इसका मतलब इसको भी 5 से कर दो, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 आदमी और 6 लड़के, 3 आदमी या फिर 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो मेन और बॉयज का रेशियो आएगा, देखो बॉयज है ना, 6 लड़के हैं, तो ये 6 रेशियो चला जाएगा मेन की तरफ, तो 6 इधर आ गया, और इस वाला जो आदमी वाला इसकी तरफ चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। इनका रेशियो कितना आएगा, 2 रेशियो 1। ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आता है दोस्तों, समझ में आ गई ना बात है, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आता है। अब ये कैसे आता है, देखो 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, या फिर 6 लड़के 6 बॉयज इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो काम बराबर हो गया ना, इसको बराबर करेंगे, 20 से तो 20 कट ही जाना है जब ऐसा हो, या वाली कंडीशन में। अब इसको m और b का रेशियो बनाओगे, देखो 6/3 बनेगा, सेम चीज ये बनेगी, है ना। इसको देख लो, यहाँ लिखा हो तो इसका मतलब ये बड़ा इधर चला जाता है और ये बड़ा इसके दूसरी साइड में आ जाता है। अब देखो 3 आदमी, देखो 3 आदमी, तो 3 मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 गुणा में कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी कार्य को करवाना है आपको, किससे करवाना चाहिए, इससे निकाल लेते, चाहिए इससे निकाल लो, काम तो सेम ही आना है। उसी कार्य को 6 आदमी, देखो 6m प्लस 8 बॉयज, m की वैल्यू कितनी है, 2, तो 6 दूनी यहां से हो गए दोस्तों 12, और b की वैल्यू 1 है, तो 8 एकम 8 हो गया, तो 12 और 8 20 हो गया। इसका डिवाइड करो, 20 से 20 कट गया, तो ये कितना आ गया, 3 दुए 6 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो, 4 चौके कितना आएगा, 16, और ये 4 और 2 6 में ये 4 से 4 काट ही दो ना, तो 2 और 3 कितने आ गए, इससे आगे दोस्तों 5, और इसके बाद इसको सोल्व करो, 8 7 56, 56 और 1 कितना हो गया, 57, ये हो गया 57, और डिवाइड बाई कितने है, 19, इसको काटो, ये कितना आ गया दोस्तों, यहां से यहां तक 3 आ गया। इसके गुणा में ये है, इस पूरे को सोल्व करो, 9 चौके 36, 36 में से 17 जाएगी तो माइनस की 19 बचेंगे, इधर प्लस है तो माइनस ही आएगा। 3 और 5 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ गया दोस्तों 4, 4 माइनस 19 कितना बचेगा, माइनस का 15, तो 3 इंटू माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 45 है।
तो 5 माइनस 45 कितना बच गया, माइनस का 40। चलिए नेक्स्ट है कोस 12 डिग्री प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री। दोस्तों देखो इनको आप क्या करो, एक आपके पास नियम होता है कि a प्लस बी, मान लो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो, आप क्या लिख सकते हो, कोस a प्लस कोस b बराबर कितना होगा, हमेशा 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0 के बराबर होता है जब a और b की वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब a यहाँ गया b यहाँ गया, b यहाँ जाए a यहाँ जाए, इनका योग करेंगे तो 0 के बराबर मान आता है इसका। अब देखो कोस 12 डिग्री और कोस 168 को ऐड करोगे आप तो कितना बनेगा, 180 बनेगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो मान 0 हो गया। इसी प्रकार 84 और 96 को जोड़ोगे तो 180 बनेगा, तो कोस a कोस b का मान इसका भी 0 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रख लेना दोस्तों, नोट कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट पे, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। दोस्तों इनको ऐड करना है, ये कोई विषम संख्याएं नहीं है कि आप इनको लगातार उस फॉर्मूले से ऐड कर लोगे। इसमें देखो 5 नहीं आया बीच में, है ना, तो 13 और 11 24, 24 और 9 कितने हो गए, 33, 33 और 40 43 44, ये कितने, ये 44 हो गए। 44 में क्या चीज जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें से देखो 5 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा इसका, तो 5 जोड़ देने। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, दोस्तों मान लो संख्या है 100, इसका 25%, 100 का 25 कितना आएगा, 25 आएगा, आएगा ना। अपने 100 इसीलिए लेते हैं कि उसका उतना परसेंट ही वो संख्या होती है। ओके, इनका अंतर कितना है, 24 है, ये अंतर कर दो, कितना आ गया, 75 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 है। आपको पूछे संख्या, संख्या कितनी मानी है, 100, तो 24 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 24 चौके और 3 8 24, 8 चौके 32 आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/4। देखो संख्या 4 है और इसका एक 25%, 25% यही है, 4 का 25% यही तो है, इसी को इसीलिए तो लिखा है। इनका अंतर कितने है, 24 है, तो 4 और 3 का अंतर है 3, 3 की वैल्यू 24। आपकी संख्या कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, 3 8 गुना, तो इसको भी 8 गुना कर दो, कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री डैश करके 179 डिग्री तक है। देखो दोस्तों मैंने लिखा 1 2 3, बताओ कितने पद है इसमें, 3, 1 2 3 4 5, मैंने बताओ कितने पद है, 5 है। 1 2 3 डैश डैश करके मैंने लिख दिया 100, बताओ कितने पद है, 100 पद होंगे। जो लास्ट पद है उतने ही पद होंगे ना, 1 से स्टार्ट करोगे तो। ओके, इसमें भी देखो 1 डिग्री से स्टार्ट है और 179 तक है, इसका मतलब इसमें कितने पद होंगे, 179 होंगे। अब देखो 179 पद होंगे, देखो इसके अंदर एक आएगा बीच में कोस 90 डिग्री भी आएगा, बताओ बीच में कोस 90 डिग्री आएगा कि कहीं पर, आप बोलोगे सर आएगा। इसके इधर वाली साइड भी क्या होंगे, पद होंगे, और इधर वाली साइड भी पद है। इसमें से एक पद ये माइनस कर दो 90 डिग्री वाला, कितने बच गए, 178 है, आधे आधे कर दो दोनों साइड है, ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 89। इसका मतलब 89 पद इधर है और 89 पद ही इधर है, सारे के सारे गुणा में है। बताओ इस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखो एक 0 हो गया तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा इसका, सॉरी 0 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 4 महानगर दिए है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात। देखो ये है उच्चतम, कितना आएगा, ये 12 लिख लो दोस्तों, आगे जितने भी 0 है सभी में सेम ही है। और निम्नतम ये वाला है, कितना आएगा 11, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 12:11। ठीक है, 0 लगानी है तो लगा लेना, वो तो कट ही जानी है रेशो में। नेक्स्ट नीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 से 1/4 किलो आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1 से 1/8 किलो आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती है, निकटतम पूर्णांक संख्या तक गणना करनी है। देखो दोस्तों आपके पास 20 किलो आटा है, कितना किलो, 20 किलो। आपको बोल दे कि 5 किलो का एक पेड़ा होना चाहिए, 5 किलो प्रति पेड़ा होना चाहिए ना, पेड़ा लिख दिया मैंने। तो बताओ कितने पेड़े बनेंगे, इसको पेड़ा x पेड़े बनेंगे मान लो, बराबर इसके होगा। अब देखो इसके नीचे जाएगा ये 5, तो डिवाइड होगा तो 4 पेड़े बनेंगे पूरे पूरे, यही चीज इसमें बोल रहा है। तो 9 चौके 36 और 1 37/4 किलो पूरा आटा है। इसमें देखो 8 1 कम 8 और 1 9/8,
किलो प्रति पेड़ा, एक पेड़े का इतना वजन होना चाहिए। इसका डिवाइड कर दो एक का तो इतने पेड़े आ जाएंगे 9/8 का। अब 37/4 डिवाइड बाई 8/9, 4 दूनी 8, 37 दुआ 74 बटे कितना आ गया 9 आ गया, 9 8 72। देखो पूरा पूरा कितना जा रहा है, ये आएगा 8 से 2/9 या 8 पॉइंट कितना आएगा 9 8 72, 2 8 दूनी 9 दूनी 18, 2 8.2 के समथिंग आएगा। इसका मतलब ये 8 के नजदीक है। समझ में आई क्या बात है? इसलिए अपने इसका आंसर है 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अपनी क्लास पूरी होती है। तो सारे क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। आपने देखा होगा इसमें भी ठीक ठीक लेवल पे सवाल आए थे, इतने अच्छे लेवल वाले सवाल नहीं थे। तो पेपर का देखो लेवल इस प्रकार होता है कि कभी थोड़ा सा टफ आ जाता है, कभी थोड़ा नॉर्मल पेपर आ जाता है। तो दोनों ही पेपर करने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।